बात करना बंद कर देंगे और इधर देखेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सहोपकारिता के उदाहरण। क्या पढ़ रहे थे? सहोपकारिता के उदाहरण। तो अपन 3-4 तो पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं सहोपकारिता में? लाइकेन के बारे में पढ़ा, कवक मूल के बारे में यानी कि माइकोराइजा के बारे में पढ़ा, फिर हमने दीमक और ट्राइकोनिम्फा के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा? अंजीर तथा बर, अंजीर और बर के बारे में पढ़ा। ठीक है, वो वेस्ट विषय पर क्या करें? बर का मतलब है ततैया, जानते हो क्या? ठीक है, तो अंजीर और बर के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया है। आज आगे बढ़ते हैं बेटा अंजीर और बर के बाद में। हमारे पास में बेटा एक ऑर्किड नाम का पादप है। कौन सा पादप है? ऑर्किड। और ये ऑर्किड ऐसा वैसा ऑर्किड नहीं है, ये एक विशेष वंश का ऑर्किड है। उस ऑर्किड का जो वंश है बेटा उसका नाम है ऑफ्रिस। क्या नाम है? ऑर्किड का जो वंश रहेगा बेटा, कौन से वंश का ऑर्किड एक है बेटा हमारे पास? ऑफ्रिस। क्या नाम है इसका? ऑफ्रिस। तो ऑफ्रिस वंश का एक ऑर्किड है। अब ऑर्किड नाम लिखते ही आप समझ जाओगे कि ऑर्किड क्या है। ऑर्किड एक पादप होता है। ऑर्किड क्या है? एक पादप है। ठीक है, एक पादप है ऑर्किड नाम का जिसका वंश कौन सा है? ऑफ्रिस। क्या नाम है? ऑफ्रिस। ये बेटा ऑर्किड तथा कीट, अपन एक संबंध पढ़ने जा रहे हैं ऑर्किड तथा कीट। और ये जो ऑफ्रिस नाम का ऑर्किड है, बातें नहीं करेंगे, इधर देखेंगे। ये ऑफ्रिस नाम का ऑर्किड कहाँ पे मिलता है हमें? भूमध्य सागर। कहाँ मिलता है? भूमध्य सागर जो हमारा है उसके तटीय क्षेत्रों में। कहाँ? तटीय क्षेत्रों में एक ऑर्किड नाम का पादप है जिसका वंश क्या है? ऑफ्रिस। इस ऑफ्रिस वंश का एक पादप जिसका नाम ऑर्किड है, उसका संबंध किसके साथ पढ़ने जा रहे हैं? कीट के साथ पढ़ने जा रहे हैं। किसके साथ पढ़ने जा रहे हैं? कीट के साथ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर देखेंगे बेटा इसमें क्या क्या होता है। ये मान लो ये हमारे पास ऑर्किड है, ये मैंने क्या बनाया इधर? ऑर्किड। और ये इसमें पत्तियां लगी हुई है, ये क्या है? इसकी लीव्स। ये क्या है? पत्तियां है। लेकिन होता क्या है बेटा, इसमें एक पत्ती विशेष आकार ले लेती है। एक पत्ती विशेष आकार ले लेती है बेटा। इसमें कुछ ऐसा होता है। ये क्या है? ऑर्किड। ये क्या है? ऑर्किड है जिसका नाम क्या है? ऑफ्रिस। क्या नाम है? ऑफ्रिस वंश का एक ऑर्किड है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? भूमध्य सागर। उसका संबंध अपन किसके साथ पढ़ रहे हैं? एक कीट के साथ पढ़ रहे हैं। अगर अपन म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता पढ़ रहे हैं तो पहले से सेल्फ अंडरस्टूड है कि दोनों को हानि होने वाली है। क्या बेटा? तो क्या होने वाला है? दोनों को लाभ मिलेगा। यानी कि इसके नीचे अपन क्या लिख सकते हैं? क्या प्लस से दर्शा दूं? क्या इसको भी प्लस से दर्शा? इतना तो आपको पहले से पता है ही बेटा। इसमें क्या होता है, यहां से ये है वो जो कीट है वो एक मक्खी है। वो कीट जो है ना बेटा वो एक मक्खी के जैसा कीट है। ऐसे लिखते हैं क्या? और उस मक्खी का नाम है गुंज मक्षिका। मक्षिका कह दो या सिंपल उसे नाम देंगे गुंज मक्षिका। मक्षिका भी तो कहते हैं ना मक्खी को। तो हमें किस किस के बीच का संबंध पढ़ना है? ऑर्किड तथा गुंज मक्षिका। किस किस के बीच का? ऑर्किड तथा गुंज मक्षिका। क्या ऑर्किड सामान्य है या कोई विशेष वंश दे रखा है उसका? ऑफ्रिस नाम के वंश का एक ऑर्किड पादप है जो कि भूमध्य सागर में पाया जा रहा है। उसके साथ किसका रिलेशन पढ़ रहे हैं अपन? गुंज मक्षिका का। किसका रिलेशन? गुंज मक्षिका। ये है बेटा नर गुंज मक्षिका। ये कौन है? नर गुंज मक्षिका। इधर से यहाँ पर ये लेकर के आ रही है परागकण। ये क्या लेकर के आ रही है? परागकण। ये उड़ती हुई आती है बेटा, आती नहीं आता है, ये उड़ता हुआ आता है। किसके पास आता है? इस ऑर्किड पादप के पास। किसके पास आ रहा है? ऑर्किड पादप के पास। जैसे ही ये समीप पहुंचता है इसको क्या लगता है बेटा कि इधर कोई मादा मक्षिका बैठी हुई है।
क्योंकि इस ऑर्किड पादप की एक पत्ती सेम टू सेम यानी कि डिट्टो ऐसी ही दिखती है जैसा मादा मक्षिका दिखती है। जैसी मादा गुंज मक्षिका दिखाई देती है ना संरचना में और आकार रंग रूप में, वैसा ही इस पादप ने अपनी एक पत्ती को रूपांतरित कर रखा है। ऐसा इसने क्यों किया होगा बेटा? क्योंकि इसको परागण करवाना है। इस पादप को क्या करवाना है? परागण। और परागण करने वाला जीव कोई तो आकर्षक चीज होनी चाहिए, यानी कि कुछ तो अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए जिससे कि इसके पास कोई कीट पहुंचे। बेटा यहाँ पर इसकी पत्ती की संरचना किसके जैसी दिखाई देती है? किसके जैसी? मादा मक्षिका के जैसी। किसकी जैसी दिखाई दे रही है? मादा गुंज मक्षिका के जैसी दिखाई दे रही है बेटा। इसके पास इसको देख के कौन आएगा? नर गुंज मक्षिका। और बेटा इसके साथ करता है ये स्यूडो कॉपुलेशन। ये इसके साथ क्या करेगा? स्यूडो कॉपुलेशन, जिसे अपन कहते हैं कूट मैथुन। क्या कहते हैं? तो क्या इसको फायदा हो रहा है? अरे इसकी सेक्सुअल डिजायर पूरी हो रही है बेटा। चाहे वो सच में मक्षिका नहीं है, लेकिन ये तो क्या समझ रहा है कि ये मादा मक्षिका ही है। क्या ये वास्तव में लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर अपन कहे बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है क्या? वास्तव में नहीं है। इसे अपन इसलिए क्या कह रहे हैं? कूट मैथुन, स्यूडो कॉपुलेशन कह रहे हैं। क्या इस पादप को कुछ फायदा हो जाएगा क्या इसके आने से? क्या फायदा होगा? ये परागकण लेके आ रहा है बेटा, तो इस पादप का क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। और इसको क्या फायदा मिल रहा है बेटा? इसकी सेक्सुअल डिजायर पूरी हो रही है। ठीक है, लेकिन बेटा क्या ये छल लिया गया है? अरे क्या ये पादप छल लिया गया है क्या? वैसे सामान्यतया होता क्या है, कोई भी पादप जब उसके पास कोई परागण करता आता है तो उसको खाने के लिए कुछ देता है, जैसे मकरंद, जैसे कि कुछ परागकण भी दे देता है, और जैसे कि बीज भी देते हैं कुछ पादप। लेकिन क्या इसने ऐसा कुछ किया है क्या? नहीं, ये फ्री में अपना परागण करवा रहा है बेटा। तो इस पादप ने किसको छल लिया है? इस गुंज मक्षिका को छल लिया है। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ इसने क्या किया? कूट मैथुन किया बेटा। इस नर मक्खी के साथ क्या हो चुका है बेटा? धोखा हो चुका है, सेक्सुअल डिसीट हो चुका है। क्या यहाँ पे लैंगिक छलावा हुआ है बेटा? चलो बताओ किसको क्या फायदा हुआ? इस ऑर्किड का तो क्या हो चुका है? परागण हो चुका है क्या? यानी कि ये फायदा हुआ। इधर क्या हो रहा है बेटा? स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो कॉपुलेशन से क्या इसकी सेक्सुअल डिजायर पूरी हो रही है? नर मक्खी, ये कौन है? नर गुंज मक्षिका। तो क्या इसने अपनी सेक्सुअल डिजायर, लैंगिक इच्छा पूरी कर ली? छापेंगे। याद रखने की बातें क्या है? कौन था ऑर्किड? कहाँ का था? भूमध्य सागर का। कौन से वंश का था? ऑफ्रिस वंश का था। किसके साथ संबंध था इसका? कौन सा कीट है वो? गुंज मक्षिका। क्या नाम है उसका? गुंज मक्षिका। इस ऑर्किड की पत्ती किसके जैसी दिखती है? क्या नर के जैसी दिखेगी क्या? अगर दिखेगी तो आएगा क्या? नहीं। किसके जैसे दिख रही है? मादा मक्षिका के जैसी। इसलिए कौन आ रहा है? नर। और बटन दबाया नहीं है आपने अभी तक? छाप लिया होगा आपने? अरे छाप लिया होगा, आगे बढ़ जाए। मिटा दिया जाए। छापो छापो फटाफट।
कितने उदाहरण पढ़ चुके अपन? 5 हो चुके हैं क्या? एक और बचा है लास्ट इसमें, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखेंगे ये बेटा एक पादप है युक्का नाम का। किस नाम का पादप है? वैसे इसका पूरा नाम है युक्का ड्रेसिना, ठीक है। तो युक्का नाम का एक पादप है, युक्का पादप, तथा एक कीट है बेटा जिसका नाम है प्रोन्यूबा। क्या नाम है? प्रोन्यूबा। इन दोनों के बीच भी कौन सा संबंध है? सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, यानी कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, और एक नहीं तो दूसरा भी नहीं है, ठीक है। एक मरेगा तो साथ में दूसरा भी मरेगा। क्यों? क्योंकि प्रोन्यूबा के अलावा इस युक्का पादप में और कोई परागण नहीं करवा सकता। क्या बेटा यहाँ से ये कीट मर जाएगा तो क्या इसमें कभी परागण होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें परागण केवल कौन करवाता है? ये कुंज मक्षिका करवाती है। तो जिस दिन ये निपटेगा, क्या ये पादप भी निपट जाएगा? क्या बेटा ये ऑर्किड भी निपटने वाला था। तो यहाँ पे सीधा सा लिख लेंगे, युक्का को भी फायदा हो रहा है, प्रोन्यूबा को भी क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। क्या किया इसने? इसको क्या फायदा मिल रहा है युक्का को? युक्का पादप है तो इसका क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। और इसको क्या फायदा हो रहा है? खाने के लिए मकरंद मिल गया बेटा, यानी कि भोजन मिल रहा है, और साथ में और भी कुछ मिल रहा है। क्या? बीज भी मिल सकते हैं, यानी कि इसको खाने के लिए चीजें मिल जाएगी, पारितोषिक मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका परागण हो जाएगा। लेकिन बेटा कुछ कीट ऐसे भी होते हैं, कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो पादपों के पास आते हैं, उनसे मकरंद और परागकण ले लेते हैं, खा लेते हैं, यानी कि भोजन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वहां पे परागण नहीं करवा के जाते। ऐसे कीटों को कहते हैं परागदस्यु। क्या कहते हैं? परागदस्यु। और दस्यु को, ये जो शुद्ध संस्कृत का या हिंदी का शब्द है, इसे अपन सामान्य हिंदी में अपन कहते हैं चोर। ये कौन है बेटा? परागकणों को चोरी करने वाला, या फिर अपन मकरंद दस्यु भी कह सकते हैं इसे। परागदस्यु या मकरंद दस्यु, इसने परागकण भी खा लिए और मकरंद भी खा लिए बेटा, और वहां पे परागण की क्रिया इसने नहीं करवाई। तो ऐसे कीट जो किसी पादप के पास आते हैं, उससे भोजन लेते हैं, यानी कि उससे पोषण ले लेते हैं, पारितोषिक ले लेते हैं, परंतु उसका क्या नहीं करवाते? परागण नहीं करवाते। ऐसे कीटों को क्या कहा जाता है? परागदस्यु, ठीक है। तो ये भी लिख लेंगे, इस सबका मतलब पता होना चाहिए आपको, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे बढ़ गए। पहली धनात्मक अंतरक्रिया कंप्लीट हो चुकी है बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट भी थी, सबसे महत्वपूर्ण, जिससे अपन ने म्यूचुअलिज्म नाम से पढ़ा। दूसरी हेडिंग लगाएंगे बेटा। दूसरी धनात्मक अंतरक्रिया कौन सी थी हमारे पास? अरे सेकंड धनात्मक अंतरक्रिया कौन सी थी? प्राक सहयोगिता। क्या नाम था उसका? प्राक सहयोगिता, यानी कि प्रोटो कॉपरेशन। क्या नाम है? प्राक सहयोगिता, या फिर इसी को क्या कहते हैं? प्रोटो कॉपरेशन। प्राक सहयोगिता में क्या होता है बेटा? अभी तक अपन क्या देख रहे थे? म्यूचुअलिज्म या सहोदकारिता में कि दो जीव साथ रह रहे हैं, दोनों जब तक साथ रह रहे हैं तब तक एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। क्या एक को दूसरे से अलग करने पर जीवित रह पाते थे? क्या नहीं, मर जाते थे। एक मरेगा तो दूसरा भी मरेगा। यानी कि अभी तक जो भी अपन ने संबंध पढ़े हैं उनमें क्या कुछ ऐसा चल रहा था? क्या तू ही तू, अरे क्या ऐसा चल रहा था? क्या जिस दिन तू नहीं उस दिन मैं भी नहीं, ऐसा कुछ हो रहा था बेटा। म्यूचुअलिज्म, इसी को कहते हैं म्यूचुअलिज्म। एक जीव को अलग करेंगे दूसरा भी निपटेगा, ठीक है। आज अपन दूसरी बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि म्यूचुअलिज्म को आपकी एनसीईआरटी में इसी के मतलब प्राक सहयोगिता को, प्रोटो कॉपरेशन को आपकी एनसीईआरटी में म्यूचुअलिज्म के साथ ही दे रखा है, परंतु इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। वो थोड़ा से अंतर की बात करेंगे आज बेटा। इनमें जो दोनों जीव साथ में रहेंगे उन दोनों को फायदा होगा बेटा। कोई भी दो जीव अगर भाग ले रहे हैं, कोई भी दो जातियां अगर भाग ले रही है, तो दोनों जातियों के सदस्यों को क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा।
लेकिन एक को दूसरे से अलग कर दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या कहेंगे, तू तेरे और मैं मेरे आज से। अरे ये ऐसा संबंध है, इनमें अगर अलग भी कर दिया जाए तो एक दूसरे के ऊपर कोई विशेष जो नुकसान है वो नहीं होगा। यानी कि ये अलग रहकर भी जीवित रह सकते हैं। अरे ये अलग रहकर भी जीवित रह सकते हैं, जबकि म्यूचुअलिज्म में अलग रह के जीवित नहीं रहा जा सकता। तो इनमें क्या अंतर है, समझ में आ रहा है? पराग सहयोगिता में क्या है कि अलग होने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं, और इसमें क्या है, अगर एक नहीं तो दूसरा भी नहीं रहेगा। उदाहरण से समझते हैं बेटा। और मगरमच्छ देखा है कभी? अभी अभी वो तालाब से बढ़िया भोजन ग्रहण करके बाहर आया है। अभी अभी तालाब से बढ़िया भोजन ग्रहण करके बाहर आया है और धूप सेक रहा है। क्या कर रहा है? धूप सेक रहा है। कभी देखा है माउथ ऐसे खुला करके रखता है बाहर आके? बेटा इसके पास में आती है एक पक्षी या चिड़िया, विशेष होती है वैसे तो ये, हर कोई नहीं आता है। ये माउथ खोल रखा है बेटा, इसने जो खाना खाया था मगरमच्छ ने, वो कुछ भाग इसके दांतों में फंसे हुए हैं, और साथ में कुछ जोंक आदि, जैसे कीचड़ में रहता है तो जोंक इसके दांतों के साथ चिपक जाते हैं, या कुछ ऐसे जीव जो चूषक जीव होते हैं वो इसके दांतों में फंसे हुए रहते हैं। ये माउथ खोल के रखता है बेटा, एक चिड़िया आती है और इसके दांतों में से उन भोजन के फंसे हुए पदार्थों को बाहर निकालती है और खुद भोजन लेती है। क्या चिड़िया को फायदा हो रहा है? क्या मगरमच्छ को भी फायदा हो रहा है? यानी कि दोनों के नीचे क्या लिखना है? क्या बेटा एक दिन चिड़िया नहीं आई मगरमच्छ मर जाएगा क्या? दूसरे दिन भी नहीं आ रही मर जाएगा क्या? केवल ब्रशिंग ही तो नहीं हो रही बेटा दांतों की, खाना तो मिल रहा है ना मगरमच्छ को। यानी कि चिड़िया ने क्या काम किया है? उसके दांतों की सफाई का क्या काम किया है? क्या एक दिन ये चिड़िया यहाँ से भोजन नहीं लेगी तो क्या मर जाएगी क्या? और कहीं से ले सकती है बेटा, ये और कहीं से भी ले सकती है बेटा। ऐसा संबंध जिसमें दूसरे के साथ भी जीवित रहा जा सकता है, यानी कि विकल्प है इसके पास जिंदा रहने का। ऐसे संबंध को अपन कहते हैं विकल्पी। क्या कहते हैं? विकल्पी। तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे बेटा, अपन एक वर्ड लिखेंगे, विकल्पी संबंध है। ये कैसा संबंध है? विकल्पी संबंध। और बेटा विकल्पी सहोपकारिता को ही क्या कहते हैं अपन? विकल्पी प्रकार की सहोपकारिता को ही क्या कहते हैं? प्राक सहयोगिता। बेटा पिछले वाला याद करो, म्यूचुअलिज्म, उसमें क्या किसी के पास विकल्प था क्या? नहीं। यानी कि म्यूचुअलिज्म अविकल्पी संबंध है, दो जीवों के मध्य का अविकल्पी संबंध। यानी कि एक मरा तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा भी मरेगा निश्चित तौर से। इसमें क्या हो रहा है, इनके पास जिंदा रहने के और भी विकल्प है बेटा। अरे ये पक्षी और कहीं से भी भोजन ले सकता है, लेकिन क्या लाइकेन कवक से अलग होकर और कहीं से भोजन ले लेगा क्या? या आवास ले लेगा क्या? खनिज लवण प्राप्त कर लेगा क्या? नहीं। उसको छोड़ो बेटा, अपन बात करते हैं फिग, अंजीर के पादप की। क्या जिस दिन वो कीट मर जाएगा उस दिन अंजीर में परागण हो पाएगा क्या? नहीं होगा। यानी कि एक मरेगा दूसरा भी साथ में मर रहा था, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता उसे कहते हैं अविकल्पी संबंध। क्या कहते हैं? अविकल्पी संबंध। तो याद रखेंगे, सहोपकारिता कैसा संबंध है दो जीवों के मध्य का? अविकल्पी। जबकि प्राक सहयोगिता कैसा संबंध है? विकल्पी। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि विकल्पी प्रकार की सहोपकारिता को क्या कहते हैं? प्राक सहयोगिता। तो यहाँ लिखेंगे विकल्पी प्रकार की सहोपकारिता यानी कि म्यूचुअलिज्म को अपन क्या कह सकते हैं? प्राक सहयोगिता कह सकते हैं। इसको छाप डालेंगे फटाफट से। इसमें कैसा संबंध है बेटा? इसमें एक बार ध्यान से देखेंगे, म्यूचुअलिज्म में क्या था? तू ही तू। और इसमें क्या है बेटा? तू नहीं तो कोई और सही। क्या ऐसा ही कुछ चल रहा है? तुम कैसे वाले संबंध बनाना चाहते हो? कैसे वाले संबंध बनाते हो ज्यादातर? क्या ये वाले हो या ये वाले? अरे कौन से वाले हो? नीचे ऊपर नहीं। म्यूचुअलिज्म या प्राक सहयोगिता में से बताओ। चलो छापो।
करा होता था। और आप चीटिंग करते हो, आप में से अगर सबने दबाया होगा तो उसमें 30 तो पहले से ही आपने भी तो नहीं दबाया। आगे बढ़ जाते बेटा, आपने छाप लिया होगा। क्या धनात्मक अंतर क्रियाओं में तीसरा प्रकार भी था बेटा? अरे क्या धनात्मक अंतर क्रियाओं में तीसरा प्रकार भी था क्या? चलो तो आ जाते हैं तीसरे प्रकार की तरफ। क्या नाम था उसका? कमंसलिज्म। क्या यही नाम था? सहभोजिता कहते हैं क्या? हिंदी में कहेंगे सहभोजिता, लेकिन हिंदी याद नहीं रखनी। क्या याद रखेंगे? कमंसलिज्म। कमंसलिज्म को कैसे डिफाइन कर रहे थे, कैसे दर्शा रहे थे बेटा अपन? क्या एक जीव को फायदा दूसरे को भी फायदा करा दूंगा और नुकसान तो क्या करेंगे? उदासीन। दो जातियों के सदस्यों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें भाग लेने वाली दोनों जातियों के सदस्यों में से एक को फायदा और दूसरा अप्रभावित रहे या दूसरा उदासीन रहे बेटा, यानी कि उसे ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है, ऐसा संबंध क्या कहलाता है? कमंसलिज्म। कमंसलिज्म में क्या होगा बेटा? निश्चित तौर से एक को फायदा होगा लेकिन दूसरे को पता भी नहीं चलेगा कि किसी ने उसका फायदा उठा लिया है। ठीक है, ऐसा संबंध क्या कहलाता है? कमंसलिज्म। चलो आ जाते हैं उदाहरण की तरफ बात करते बेटा। सबसे पहला उदाहरण इसके लिए आता है बेटा कठलताएं, लियानाज। कठलताओं को कहते हैं बेटा लियानाज। ये एक पादप है बेटा। ये क्या है? एक पादप है। ये जमीन पे उगा हुआ है। इधर से एक बेल, बेल जानते हो? अरे वो उग रही है और इसके ऊपर लिपट के ऊपर तक जा रही है। इसके पास खुद की पत्तियां भी है बेटा। इस बेल पर खुद की पत्तियां भी है। इस कठलता पर खुद की पत्तियां भी है बेटा। इस बेल को इस पादप ने क्या फायदा पहुंचाया होगा बेटा? इस बेल को फायदा क्या मिल रहा है कि एक तो सहारा मिल गया। इस पादप ने इस बेल को क्या फायदा दिया है बेटा? एक तो सहारा मिला। अरे नहीं, एक तो सहारा मिल रहा है बेटा, दूसरा और कोई भी फायदा हो रहा है क्या इस पादप से? इस बेल को बिल्कुल प्रकाश मिल जाएगा पर्याप्त मात्रा में। ऊपर चढ़ रही है बेटा तो प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेगा, यानी कि प्रकाश के लिए और सहारे के लिए ये किस पे डिपेंड है? इस पादप पर डिपेंड है बेटा। क्या इस पादप का कोई नुकसान किया है क्या इसने? नहीं। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इसके पास खुद की जड़ें भी है बेटा। ये पानी भी खुद ही अवशोषित कर रही है। अरे ये बेल पानी इस पादप से नहीं ले रही है, इसने खुद जमीन से पानी अवशोषित किया है। खनिज लवण भी इसने खुद ने अवशोषित किया है बेटा। तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण स्वयं कर रही है, बातें नहीं करेंगे। जल तथा खनिज लवण क्या इसने खुद ने अवशोषित कर लिए क्या? और साथ में देखो बेटा इसके पास पत्तियां भी है, इसके पास क्लोरोफिल भी रहा होगा। अरे इसके पास पत्तियां हैं तो क्लोरोफिल भी होगा इसमें। क्लोरोफिल है तो क्या ये प्रकाश संश्लेषण कर पाएगी? यानी कि ये अपना भोजन खुद बना सकती है। अरे क्या ये अपना भोजन खुद बना सकती है क्या? ये कठलता, ये बेल, ये अपना भोजन खुद बना सकती है। मतलब इसने पादप से सिर्फ क्या फायदा लिया है? ऊपर चढ़ने के लिए सहारा लिया और प्रकाश मिल गया। उससे क्या मिल गया? प्रकाश मिल गया उसे पर्याप्त मात्रा में। और इस पादप को कोई विशेष फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। पादप का नुकसान हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं हुआ। पादप को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा संबंध ही तो क्या कहलाता है? कमंसलिज्म, जिसमें एक जीव को फायदा हो जाए और दूसरे को पता भी ना चले, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? कमंसलिज्म। छापेंगे।
क्या आप लिख चुके हैं क्या? ठीक है, इधर देखेंगे बेटा, दूसरा उदाहरण आ रहा है हमारे पास कवन सलेजम का। वेल तथा उसकी पीठ पर बैठा हुआ एक छोटा जीव बार्नेकल। ये वेल मछली है, समुद्र में रह रही है बेटा। इसकी पीठ पर एक जीव छोटा सा है, वो आके चिपक जाता है। क्या नाम है उसका? बार्नेकल। ये बार्नेकल जहां जहां ये मछली घूमेगी बेटा, क्या ये फ्री में घूम रहा है? क्या कोई किराया दिया है इसने? नहीं दिया है। यानी कि ये फ्री में क्या प्राप्त कर रहा है बेटा? परिवहन हो रहा है इसका। यानी कि इसने एक तो परिवहन की सेवा ले ली बेटा। क्या इससे इसको वजन लग रहा है क्या? अरे ये वेल है, वेल, ठीक है। तो इसको पता भी नहीं चल रहा है कि ऐसा कुछ चल रहा है पीछे, कि फ्री में यात्रा करवाई जा रही है। ठीक है, इधर देखेंगे बेटा, इस वेल ने कुछ भोजन खाया बेटा। इस वेल ने कुछ भोजन खाया, कुछ यहाँ पे भी चिपके हुए हैं बेटा। ये जो भोजन खा रही है उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। क्या वो ये वेल जब आगे की तरफ गति करती है तो पानी के साथ पीछे आएंगे वो भोजन के टुकड़े, तो किसको काम में आ जाएंगे? क्या ये बार्नेकल यहाँ से भोजन भी ले रहा है? तो इस बार्नेकल ने वेल से दो फायदे ले लिए बेटा। एक तो फ्री की यात्रा कर ली है और दूसरा इसने भोजन भी ले लिया है बेटा। क्या इस वेल मछली को पता चल रहा है? जिस दिन पता चलेगा क्या होगा? पता चला आगे चलती चलती वेल ने अचानक से ब्रेक लगा दिए तेजी से, ये बार्नेकल आगे आ जाएंगे और इसका भोजन बन जाएंगे। कभी कभार चलता है बेटा, ठीक है। लेकिन सामान्यतः क्या हो रहा है, इस वेल की पीठ पर कौन बैठा हुआ है? बार्नेकल, और इसके साथ फ्री में घूम रहा है और फ्री में भोजन ले रहा है। एक काम और हो रहा है बेटा। क्या काम हो रहा है? ये बड़ी मछली है, क्या अपने क्षेत्र में किसी दूसरी मछली को आने देगी? क्या किसी दूसरे समुद्री जीव को आने देगी? नहीं आने देगी बेटा। तो क्या ये सुरक्षा भी मिल रही है क्या इनको, बार्नेकल को? अरे अन्य जीव नहीं आएंगे तो इन्हें खा नहीं पाएंगे, और नहीं खा पाएंगे तो क्या इन्हें सुरक्षा भी मिल चुकी है? तो क्या तीन फायदे उठा लिए इसने बेटा, और तीनों फायदों का क्या इसको पता है? नहीं पता। यानी कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि इसको क्या हो चुका है? फायदा। और इसको क्या है? जीरो। उदासीन रहेगा, ऐसा संबंध नहीं तो क्या है बेटा? कबल से छापेंगे। ऐसा ही कुछ संबंध एक और होता है, बाद में छापेंगे। इधर देखेंगे, एक मछली होती है क्लाउन मछली। ये सभी एनसीईआरटी के उदाहरण है बेटा। क्लाउन मछली, और एक जीव होता है सी एनीमोन। ये जो सी एनीमोन होता है बेटा, ये कुछ इस तरह का जीव है। ये समुद्र में चिपका हुआ है, इसके बड़े बड़े कांटे जैसे टेंटेकल्स निकले हुए हैं। बड़े बड़े कांटे जैसी संरचनाएं निकली हुई है, जिन्हें हम कहते हैं टेंटेकल्स। ये जो टेंटेकल्स होते हैं, इनके बीच में आकर के कौन, ये बिल्कुल छोटी सी मछली है। ये क्लाउन मछली क्या है? छोटी मछली, बिल्कुल छोटे आकार की मछली है। ये मछली बेटा किसके अंदर आके बैठ जाती है? अरे क्या, ये मछली इस क्लाउन सी एनीमोन के टेंटेकल्स के बीच में आके बैठ जाती है बेटा। तो ये जहां जहां घूमेगा इधर उधर, इन टेंटेकल्स को हिला के ये भोजन भी लेकर के आता है खुद के लिए। उनमें से भोजन कौन ग्रहण कर लेती है? ये मछली भी ग्रहण कर लेती है। और साथ में बेटा क्या इसके पास कोई परभक्षी जीव इस मछली को खाने वाला आएगा, तो क्या ये टेंटेकल्स इसको सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं? तो क्लाउन मछली को भोजन भी मिल रहा है और सुरक्षा भी मिल रही है। क्या परिवहन भी मिल रहा है क्या? नहीं, ये चलता नहीं है, ये इधर चिपका हुआ है। ज्यादातर ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो हो सकता है इसको मुख्य रूप से क्या क्या फायदा मिले बेटा? छोटी मछली को, क्लाउन मछली, क्या क्या मिला? भोजन मिल जाएगा, और मुख्य तो है सुरक्षा। सुरक्षा मिल रही है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये तीनों उदाहरण जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।
मांग रहा था। अच्छा तुम दोनों एक साथ छुट्टी की करो, क्या काम करो? काम अपने घर में सब बता दो। जब भी मम्मी कहीं गई हुई थी ऐसा बना हो चुकी ना शादी तो क्यों बोल रही है? तो जनवरी से अभी से छुट्टियां करने लगे। अरे मछली यहाँ बैठी हुई है बीच में, यहाँ बिठा लो तुम मछली, ये मछली बैठी हुई है, ठीक है बिठा दो। अरे क्या कभी आपने खेत देखे हैं, जंगल देखे हैं, पक्का देखे हैं? क्या उन जंगलों में चरते हुए पशुओं को देखा है? देखा है? क्या उन पशुओं के पीछे पीछे चलते हुए पक्षियों को भी देखा होगा? देखा है? उसी की बात करेंगे। चलो आ जाओ। कितने उदाहरण हो चुके थे? 3 हो गए थे। चलो चौथा उदाहरण लेते हैं बेटा। इधर देखेंगे, चारण पशु यानी कि चरने वाले पशु तथा क्या वो पक्षी बगुला होता है? सफेद रंग का होता है। बेटा इस बगुले को क्या मिलता है? फायदा। और ये कैसा रहता है? उदासीन। कैसे मुझे बताओ, कैसे ऐसा संबंध बन रहा है? नहीं, ध्यान से देखेंगे बेटा। जब झाड़ियों में से ये पशु चढ़ता हुआ गुजरता है तो क्या ये इसके पीछे पीछे चल रहा था? तो क्या यहाँ से कीट उड़ेंगे उन झाड़ियों में जो छिपे हुए थे? कौन निपटाएगा? इसको पता चला कि ऐसा कुछ चल रहा है पीछे? नहीं, यानी कि इसको पता भी नहीं चला, इसने फायदा उठा लिया बेटा। और ऐसा संबंध ही तो क्या कहलाता है? सहभोजिता कमंसलिज्म, यानी कि चारण पशु और बगुला जो संबंध है, इसको क्या मिला बेटा? भोजन मिल गया क्या? अरे ये बगुला है, ठीक है, तो इसको फायदा मिल चुका है। चापेंगे इसको भी, लिखो जल्दी से। ऐसा ही कुछ होता हो आपने और कहीं भी देखा होगा। कभी खेत देखा है? क्या उसकी जुताई करते हुए देखा है? क्या पीछे पीछे चलते हैं? क्यों? जमीन की सतह जैसे जैसे उखड़ेगी बेटा, जमीन की सतह के आसपास जो कीट थे वो उड़ेंगे, थोड़ा बहुत बाहर निकल के आएंगे। कौन खाता है? तो वो संबंध भी कौन सा है? क्या लिख चुके हो आप? आगे बढ़ जाए। हमारी धनात्मक अंतरक्रियाएं पूरी हो चुकी है बेटा। धनात्मक अंतरक्रियाएं पूरी हो चुकी है। चलो इसकी परिभाषा लिख के बताओ, इसे देख के मुझे। दो अलग-अलग जातियों के जीव। एक लाइन कॉमन रहेगी बेटा। दो जातियों के सदस्यों का मध्य या दो जातियों के सदस्यों के मध्य होने वाली ऐसी अंतरक्रिया जिसमें भाग लेने वाली दोनों जातियों के सदस्यों में से एक को लाभ प्राप्त हो तथा दूसरा अप्रभावित रहे, क्या कहलाता है? कमंसलिज्म। तो ये लाइन सभी परिभाषाओं में कॉमन रहेगी बेटा, जितनी भी अपन ने पढ़ी है, चाहे वो धनात्मक में हो, फिर चाहे म्यूचुअलिज्म में हो, या प्राक सहयोगिता में हो, या फिर कमंसलिज्म में हो। कौन सी लाइन सेम रहने वाली है? दो जातियों के सदस्यों के मध्य होने वाली ऐसी अंतरक्रिया जिसमें भाग लेने वाली, यहाँ तक की लाइन जो है ये सभी डेफिनेशन में आप कॉमन लिख सकते हैं। उसके बाद ही तो बदलाव होता है बेटा। उसके बाद अगर अपन को म्यूचुअलिज्म लिखना है तो क्या लिखेंगे? दोनों जातियों के सदस्य लाभ प्राप्त करते हैं। अगर हमें प्रोटो कॉपरेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? दोनों जातियों के सदस्य लाभ प्राप्त करते हैं परंतु अलग भी रह सकते हैं। यदि हमें कमंसलिज्म लिखता है तो क्या लिखेंगे? दोनों जातियों में से एक जाति को लाभ मिलता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। ठीक है, तो ये परिभाषा यहाँ बता देंगे। आगे बढ़ जाते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन की तरफ। ऋणात्मक अंतरक्रियाएं। क्या हमारे पास दूसरे प्रकार की अंतरक्रियाएं जिन्हें अपन ने नेगेटिव इंटरेक्शन कहा था? बातें नहीं?
और मुझे आप इन ऋणात्मक अंतरक्रियाओं की परिभाषा बताएंगे। बता चुका हूं मैं आपको पहले। नेगेटिव इंटरेक्शन किसे कहते हैं? क्या इनके भी कुछ प्रकार थे क्या बेटा? सबसे पहले तो ऋणात्मक अंतरक्रिया को परिभाषित करो। दो जातियों के सदस्यों के मध्य होने वाली ऐसी अंतरक्रिया जिसमें दोनों को हानि हो या कम से कम एक को हानि हो, क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक अंतरक्रिया। तो बेटा दोनों को हानि हो तो भी नेगेटिव है, एक को हानि हो तो भी क्या है? नेगेटिव। ठीक है, क्या ये अलग अलग प्रकार की होती थी क्या बेटा? इनमें से पहली स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्या नाम था उसका? क्या ये दो तरह से किया जा सकता है? कैसे कैसे किया जा सकता है? एक तो बेटा आते ही देख के मार के खा लिया जाए, ये अलग तरह का शोषण है। और एक बेटा आएगा, उसके साथ जुड़ेगा, लंबे समय तक बना रहेगा और उसे तड़पा तड़पा के मारेगा बेटा। वो कौन सा संबंध था? परजीविता। तो दो तरह के पढ़ चुके हैं अपन बेटा। एक को कहते हैं परभक्षण और दूसरे को क्या कहते हैं? परजीविता। तो क्या आज स्टार्ट करते हैं बेटा? शोषण को किससे डिसाइड करेंगे, किससे डिफाइन करेंगे? क्या नेगेटिव और पॉजिटिव से कर दूं क्या? पॉजिटिव वाला कौन था? अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव से कर दे क्या शोषण को? बिल्कुल। यानी कि एक जीव को फायदा और दूसरे को नुकसान हो रहा है, ऐसा संबंध क्या है? शोषण। चलो मुझे बताओ, जिसमें बड़े जीव को सामान्यतया यदि किसी इंटरेक्शन में बड़े जीव को फायदा और छोटे जीव को नुकसान हो रहा है, क्या है वो? परभक्षण। और इसका उल्टा, छोटे जीव को फायदा और बड़े को नुकसान, परजीविता। तो आप लगभग सारी बातें पहले से जान चुके हैं इनके बारे में। इसमें फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं परजीविता। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? परजीविता, पैरासिटिज्म। परजीविता कैसा संबंध है बेटा? ये माइनस प्लस और माइनस वाला संबंध। क्या इसकी परिभाषा बता पाओगे? कैसे बताएंगे? पूरा बोलना होता है, एक लाइन कॉमन बताइए मैंने। दो जातियों के सदस्यों के मध्य होने वाली ऐसी अंतरक्रिया जिसमें एक जीव को हानि हो और दूसरे जीव को लाभ हो, वो तो था शोषण। सामान्यतया एक जीव को यानी कि बड़े जीव को नुकसान और छोटे जीव को फायदा हो, वो क्या है? परजीविता। तो यहाँ तक की बातें लिखेंगे और आगे की बातें अगली क्लास में। अगली क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।